दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो दिक्कत कोई नहीं है, आप वीडियो देखते जाओ, लेकिन घंटी दबा दो। अगर आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। बात को समझो मेरे भाई। दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप का नया पॉडकास्ट आ गया है और इस नए पॉडकास्ट में अभिनव ने बहुत ज़्यादा गालियां दी है सलमान खान को। बहुत बुरा भला कहा है सलमान के बारे में, सलमान की फैमिली के बारे में, सलमान के फादर के बारे में। और शायद अभिनव ने इस पॉडकास्ट में इतना ज़्यादा बुरा भला इसलिए कहा है क्योंकि सलमान बिल्कुल चुप है। अभिनव कुछ भी कह रहा है, सलमान ने चुप्पी साधी हुई है। ना ही सलमान अभिनव के खिलाफ केस करना चाहता, ना ही सलमान अभिनव के खिलाफ कुछ बोलना चाहता। क्या वजह है ऊपर वाला जाने। क्यों सलमान इतना डर रहा है मुझे नहीं पता। अभिनव को ऐसी क्या सच्चाई पता है सलमान की कि सलमान को इतना डर लग रहा है, कहना मुश्किल है। अभिनव ने पिछले पॉडकास्ट में सलमान को का कहा था और नए पॉडकास्ट में कहा है कि बहुत सारे लोगों ने उससे कहा कि तुम्हारे को उसको का नहीं कहना चाहिए था। तो मैं उसको का नहीं कहूं तो क्या चंगेज खान कहूं? जब वो का है तो का ही कहूंगा। का बोला था नपुंसक, क्योंकि ये का है। अब के को का नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? चंगेज खान। अभिनव ने यह भी कहा कि सलमान के कारतूस में जो बारूद था वो चल चुका है। अब सलमान के कारतूस में बारूद ही नहीं रहा तो बच्चा कहां से पैदा होगा? अगर मेरा कभी बच्चा हुआ, होता क्यों नहीं है? पर सच तो यह है कि ये का है। हाँ, इसके फूके हुए कारतूस है, इसके कारतूस में बारूद ही नहीं है। अभिनव ने यह भी कहा कि सलमान बहुत ही ज्यादा बदसूरत है, सलमान का पेट इतना बड़ा है, सलमान की हाइट है सिर्फ 5 फीट 3 इंच। 5 बार तो खोपड़ी का रोपण हो चुका है ना, और फिर भी अगर सारा कलर और टॉपिक होता है ना, हेयर फाइबर्स, वो ना लगाओ तो पता चलेगा ये कितना बदसूरत, बूढ़ा, कमजोर, डरा हुआ और अगली विभत्स आदमी है ये। तो अभी और प्रॉब्लम यह है कि वाकई सलमान की हाइट बहुत कम है, वाकई सलमान का पेट निकल चुका है। तो सलमान ये कैसे कहे कि जो अभिनव कह रहा है वो सच नहीं है? सलमान खुद इतना डेस्परेट है अपने पेट को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर, जिसकी कोई इंतहा नहीं। सलमान ने अपने पेट को एडिट करके 6 पैक दिखाकर एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, वो खूब वायरल हुआ। सलमान ने उसको खूब वायरल कराया और जो बिग बॉस के घर में लोग हैं उन्होंने सलमान को वीकेंड के वार पे कहा कि हमने आपका फोटो देखा है, बहुत ही जबरदस्त दिख रहे हो आप, क्या बॉडी बनाई है आपने। अब मुझे बताइए कि जो लोग घर के अंदर है वो तो अखबार नहीं पढ़ते, वो तो सोशल मीडिया पर नहीं है, वो तो न्यूज़ नहीं देखते, तो उनको कैसे पता चला कि सलमान ने कोई ऐसा फोटो पोस्ट किया है जिसमें सलमान की बॉडी बहुत ही कमाल दिख रही है और सलमान ने अपनी बॉडी बहुत ही बढ़िया बना ली है? पहली बात तो ये, अगर वाकई सलमान ने इतनी अच्छी बॉडी बना ली है तो वहीं बिग बॉस के स्टेज पर शर्ट उतार दे और दिखा दे दुनिया को कि भाई देखिए मेरी ये बॉडी है, यही फोटो मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वो बेचारा कर नहीं सकता क्योंकि इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। लेकिन कमाल ये है कि सलमान इतना डेस्परेट है लाइफ में कि जो घर के अंदर लड़के लड़कियां हैं उनको बोला गया कि आप लोग ऐसा बोलना वीकेंड के वार पे कि आपने वो फोटो देखा है। अरे उन बेचारों ने तो कहीं वो फोटो देखा ही नहीं है, तो उनसे जबरदस्ती क्यों बुलवा रहे हो भाई साहब कि आपकी बॉडी बहुत ही कमाल की बन चुकी है, आपने बहुत ही मेहनत की है। अरे भाई साहब, आज सोशल मीडिया का जमाना है, 30 सेकंड के लिए लाइव आ जाइए, दुनिया को दिखा दीजिए अपने 6 पैक्स। प्रॉब्लम क्या है? वो आप कर नहीं सकते क्योंकि पेट आपका इतना बड़ा है। कैसे करोगे भाई साहब? ना करो ये सब। इससे क्या हो रहा है, आपकी फालतू में बेइज्जती हो रही है। लेना ना देना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ने के 12 आने वाली कहावत हो रही है। बात को समझो आप। अच्छा, अभिनव सलमान पर ही नहीं रुका, अभिनव ने सलमान के फादर सलीम खान साहब को चोर कहा। सलीम खान ने ही सलमान की जिंदगी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। महान राइटर सलीम खान की औलादें। सलीम खान महान राइटर क्यों बोल दिया मैंने? महान चोर सलीम खान की औलादें कितनी टैलेंटेड है। अभिनव ने यह भी कहा कि सलमान सिर्फ नाम का मुसलमान है क्योंकि उसने उसको रमजान में शराब पीते हुए देखा है। बहुत पैसे बनाए हैं इसने,
कमाए नहीं है, बनाए हैं। सलमान को घंटा उसको एक्टिंग नहीं आती, वो डायरेक्ट क्या करेगा? अभी अल्लाह के आगे तो झुकता नहीं है, तो मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने इसको रमजान के महीने में शराब हाथ में लेके झूठ बोलते देखा। सलीम खान अभिनव ने और क्या क्या कहा, अगर मैं सब कुछ बताऊंगा तो जाहिर सी बात है मुझे बहुत लंबे वक्त तक बोलना पड़ेगा, क्योंकि अभिनव का जो पॉडकास्ट है वो बहुत लंबा है, पूरा सलमान के बारे में है और सलमान को बहुत बुरा भला कहा गया है इस पॉडकास्ट में। सलमान का डर देखिए आप, सलमान के चेहरे से हंसी गायब हो गई है। आजकल कहीं भी मुस्कुराते नजर नहीं आते, थोड़ा लटका रहता है हर समय सुअर की तरह। सलमान खान की औकात नहीं है कि वो मुझे ये डरा सके, ये कर, हाँ मार सकता है क्योंकि गुंडा तो वो है, मर्डरर तो वो है। मुझे ऐसा लगता है कि अब सलमान को चुप नहीं रहना चाहिए। अगर सलमान और चुप रहेगा तो ठीक नहीं होगा सलमान के लिए। अब सलमान को अदालत जाना चाहिए, अभिनव पर केस करना ही चाहिए, क्योंकि सलमान के पास अदालत में जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। अभिनव कश्यप एक हिंदू लड़का है, जाहिर सी बात है उसके पीछे सलमान नेताओं को तो लगा नहीं सकता, कोई भी नेता उसके पीछे लगेगा नहीं। सलमान अभिनव को झूठे केस में भी नहीं फंसा सकता, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि अदालत में अभिनव के खिलाफ केस किया जाए। फिल्म धुरंधर रिलीज हो चुकी है। पहले दिन धुरंधर ने बिजनेस किया तकरीबन 17.5 करोड़ का, लेकिन रणवीर ने तकरीबन 10 करोड़ के टिकट्स खरीदे और पहले दिन का बिजनेस बताया गया तकरीबन 28 करोड़ रुपए। दूसरे दिन इस फिल्म ने थोड़ा सा ज्यादा बिजनेस किया, तकरीबन 20 करोड़ रुपए का, लेकिन रणवीर ने दूसरे दिन भी तकरीबन 10-12 करोड़ रुपए के टिकट्स खरीदे और दूसरे दिन का बिजनेस डिक्लेयर किया गया 30 CR प्लस। 2 दिन का बिजनेस देखकर यह कहा जा सकता है कि जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं वो वीकेंड बिजनेस तकरीबन 100 CR देने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा उन बेचारों के पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि ये फिल्म बहुत महंगी बनी है। इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है 350 करोड़ रुपए। 350 CR बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 350 CR लैंडिंग कॉस्ट का मतलब है कि फिल्म कम से कम 400 करोड़ रुपए का बिजनेस करे तो वो पैसा रिकवर हो सकता है, सिर्फ रिकवर हो सकता है, फिल्म हिट नहीं हो सकती। धुरंधर फिल्म देख के लिखे भाई EVP पहले ही बता दूं, जो भी गोटिया फिल्म आता हम कभी बाट देखो कि मैं थोड़ी देर बाद बोलूंगा भाई साहब, इतना लीड मार रखा ना फिल्म में। 3-3.5 घंटे की मूवी है कम से कम, लास्ट में लिखा आ जाएगा टू बी कंटिन्यूड। और इतनी ज्यादा खींच रखी ना फिल्म, बेमतलब की सॉरी इतनी घटिया फिल्म मेरे ख्याल से कभी देखी होगी। गाड़ी इतने भाई साहब डायलॉग काला ना, एक बार तो एक आधा डायलॉग लिखकर नुकंद होगा और तुम आई समझ गए होंगे ना हम। इतने फुद्दू डायलॉग, इतने फुद्दू सिनेमैटिक सीन्स, बस जिंगा भी स्लो मोशन सा चला था, कुछ भी सारी घटिया फिल्म में था ना, बता रहा था हमारे पीए बचाइए। और आखिरी में टू बी कंटिन्यूड लिखा होगा। टू बी कंटिन्यूड किस फिल्म बसदर जो सी रियल स्टोरी को बेस है। कार्तिक की बहन की शादी ग्वालियर में हो रही है। कार्तिक अपनी बहन की शादी में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर भी आ रहे हैं। मेरी तरफ से कार्तिक, उनकी फैमिली और उनकी बहन को शादी की शुभकामनाएं। फिल्म धुरंधर जैसी भी लगी थी उसका रिव्यू मैं दे चुका हूं, लेकिन जब मैं इस फिल्म को देखने गया तो मेरे बराबर में कुछ लोग बैठे हुए थे, उनका रिएक्शन क्या था वो बताना आपको जरूरी है। इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने एक पाकिस्तानी गैंगस्टर की भूमिका निभाई है और जैसे ही फिल्म में अक्षय खन्ना ने दूसरे डॉन को मारा, वैसे ही जो बराबर में लोग बैठे हुए थे उन्होंने जोर से कहा जय श्री राम, जय श्री राम। मैं देखकर सरप्राइज हुआ और मैंने उन लोगों से कहा कि भाई साहब, अक्षय खन्ना तो एक पाकिस्तानी डॉन है और उसने दूसरे पाकिस्तानी डॉन को मारा है, तो इसमें इंडिया का तो कोई फायदा नहीं है और एक पाकिस्तानी डॉन के मरने से मेरे ख्याल में आपका भी कोई फायदा नहीं है, तो आप जय श्री राम के नारे क्यों लगा रहे हो। उन्होंने मुझसे कहा कि खान साहब आप ये बात समझोगे ही नहीं, क्योंकि आप तो मुस्लिम हो, आप तो पाकिस्तान के सपोर्टर हो। सर, एक पाकिस्तानी डॉन मारा गया है तो हमारे लिए ये एक खुशी की बात है। जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं सुनकर और ज्यादा सरप्राइज हो गया। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, अगर पाकिस्तान का एक डॉन मारा जाता है तो इसमें पाकिस्तान का फायदा है, पाकिस्तान में क्राइम कम हो जाएगा। अगर पाकिस्तान में वो डॉन जिंदा रहेगा तो पाकिस्तान में ज्यादा क्राइम करेगा, पाकिस्तान में बेचेगा, पाकिस्तान में नकली नोट्स बेचेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएगा, पाकिस्तान की जनता को नुकसान पहुंचाएगा। तो मेरे ख्याल में अगर एक पाकिस्तानी डॉन मर जाता है तो उससे इंडिया का कोई फायदा नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं, आपका कोई फायदा नहीं।
तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये तो आपकी समझ में आने वाली ही नहीं है, क्योंकि आप देशभक्त हो ही नहीं। सर, अगर एक भी पाकिस्तानी मरता है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। जय श्री राम। अब बताइए, अब मुझे बताइए, अब आप जरा सोचकर मुझे बताइए कि अगर पाकिस्तान का एक डॉन पाकिस्तान के दूसरे डॉन को मारता है तो यहां इंडिया का फायदा कैसे हुआ? यहां जय श्री राम के नारे लगाना जरूरी कैसे हुआ? आप सभी जानते हैं कि जो मुंबई के गैंगस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान की सरकार उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको सिक्योरिटी देती है, इसलिए ताकि वो कंटिन्यू इंडिया को नुकसान पहुंचाते रहें, इंडिया में गलत काम करते रहें, इंडिया में वगैरह सप्लाई करते रहें। लेकिन हमारे भाई जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं उस वक्त जब पाकिस्तान का एक डॉन मरता है। अरे मेरे भाइयों, समझने वाली बात यह है कि अगर पाकिस्तान में क्राइम कम होता है, पाकिस्तान के डॉन मारे जाते हैं, तो इसमें इंडिया का कतई कोई फायदा नहीं है। उल्टा इसमें इंडिया का नुकसान है कि वहां क्राइम कम हो रहा है। समझो मेरे भाइयों। अच्छा, फिल्म में रणवीर सिंह बेचारा कुछ करता ही नहीं है, खड़ा रहता है। जब पाकिस्तानी डॉन रणवीर को बोलने के लिए कहता है, उससे पूछता है कि तू क्या कहता है, तब वो बेचारा बोलता है। उसकी इतनी भी औकात नहीं है कि पाकिस्तानी डॉन के सामने कुछ बोल सके। और जो पाकिस्तानी डॉन्स हैं उनके सामने रणवीर सिंह एक छोटा सा प्यादा है। उसका काम है अपने बॉस के ऑर्डर को मानना, बॉस जिसको मारने को कहता है उसको मारना। तो मेरी समझ में उन अंधभक्तों की बात नहीं आ रही है जो ये कह रहे हैं कि ये तो एक देशभक्ति की फिल्म है, इससे तो इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा है, इंडिया के हर आदमी को ये फिल्म देखनी चाहिए कि इंडिया का इस कहानी से क्या लेना देना है। इस फिल्म को देखे जाने से इंडिया का किस तरह से फायदा है, इस फिल्म को देखे जाने से इंडिया की जो पब्लिक है उसमें देशभक्ति कैसे जागेगी। तो मैं पूरी फिल्म में उन लोगों के रिएक्शन को देखने के बाद ये कह सकता हूं कि आज की तारीख में इंडियन पब्लिक में ऐसा हो गया है कि भाई अपने लिए कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान का बुरा होना चाहिए। अगर पाकिस्तान में एक आदमी दूसरे आदमी को भी मारता है तब भी वो हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, खुशी की खबर है। ये कमाल ही है। तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो अंधभक्त हैं ये कब क्या सोचेंगे किसी को नहीं पता, इनके दिमाग को किसी का बाप भी नहीं पढ़ सकता। क्योंकि मेरे लिए फिल्म धुरंधर की कहानी किसी भी तरह से अच्छी नहीं है, जिसमें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को दिखाया गया है कि वहां की पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कैसे लड़ती है, वहां के नेता एक दूसरे को किस तरह से हराते हैं, वहां के जो डॉन है वो एक दूसरे को किस तरह से मारते हैं, वहां के जो डॉन है वो एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए किस तरह से नेताओं को मारते हैं। पाकिस्तान में कोई जी रहा है या मर रहा है, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरा इस बात से कतई कोई लेना देना नहीं है। आज बिग बॉस 19 का फिनाले है और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कौन जीतेगा। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि गौरव खन्ना ही जीतेगा। और उसकी वजह यह है कि जो इस शो के प्रोड्यूसर्स हैं उनको गौरव से बहुत ज्यादा फायदा है अगर वो उसको जिताते हैं। गौरव घर से निकलने के बाद निर्माताओं के लिए टीवी शो कर सकता है, रियलिटी शो कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो निर्माता हैं वो गौरव के साथ बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं उसका। बाकी घर में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे निर्माताओं को कोई फायदा होने वाला है, ना अरमान मलिक से, ना तानिया मुट्ठल से, ना फरहाना भट्ट से, ना ही प्रणीत से। तो मेरी तरफ से गौरव को ट्रॉफी जीतने के लिए कांग्रेचुलेशंस। फाइनली अदरक वारसी ने अपनी जिंदगी में एक अच्छा बयान दिया है। अदरक वारसी ने कहा है कि कोई भी फिल्म मेकर मेरे बच्चों को लॉन्च क्यों करेगा, मेरे बच्चों पर 40-50 करोड़ रुपए खर्च क्यों करेगा। और जबकि मुझे अच्छी तरह पता है कि कोई भी मेरे बच्चों पर अपना पैसा वेस्ट नहीं करेगा, तो मैं किसी को भी कॉल करके क्यों रिक्वेस्ट करूं कि आप मेरे बेटे को लॉन्च कर दो या मेरी बेटी को लॉन्च कर दो, जबकि मुझे पता है कि कोई करने वाला ही नहीं है। अदरक वारसी जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, सच कह रहा है। इतना बड़ा पागल कोई नहीं है जो अपने पैसे लगाकर अदरक वारसी के बच्चों को लॉन्च करेगा। अभिनव कश्यप का नया पॉडकास्ट आया है, उसने क्या क्या कहा ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभिनव के खुलेआम सलमान के बारे में ऐसी बातें कहने से सलमान का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि आज की तारीख में इतने वीडियो वायरल हैं सोशल मीडिया पर, जिसको देखो वो सलमान के बारे में बुरा भला कह रहा है, जिसको देखो वो सलमान को गालियां दे रहा है। तो मेरे ख्याल में सलमान को फौरन ही अभिनव के खिलाफ लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेगा तो और ना जाने कितने लोग खड़े हो जाएंगे और ना जाने कितने लोग सलमान को गंदी गंदी गालियां देने लगेंगे। आप जरा ये वीडियोस देख लीजिए। ये कौन सलमान था? ये लोग दाऊद के चलाए पिट्ठू है।
जो उसका धंधा चला रहे हैं वो सब स्टार बना रहा है। ये सब भाई लोग का पावर है। ये आदमी का एटीट्यूड आप देखो गधे का। जब ऑडियंस नीचे खड़ी होती है तो ऐसे 10 बॉडीगार्ड। एक तो एक्टर नहीं है, भाईगिरी ने बनाया हुआ है। अरे आकर ऑडियंस के पांव छू यार कि सर आप मेरी फिल्में देख। जिस आदमी ने सलमान को खुलेआम किलर कहा है, ये आदमी कोई मामूली आदमी नहीं है बल्कि बहुत ही नॉन आदमी है। यूपी के सीएम योगी जी सलमान के बारे में क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। संजय दत्त के घर में AK-47 का स्प्रिंग मिलता है, लेकिन संजय दत्त टाड़ा में बंद होते हैं। होना चाहिए। सलमान खान कौन सी खेत की मूली है कि आज उन पर कोई कार्रवाई, महाराष्ट्र की सरकार कार्रवाई नहीं करती है। और भी कुछ जाने माने लोग सलमान के बारे में क्या कह रहे हैं जरा आप सुन लीजिए। एक दूसरा बिगड़ल बाप का बेटा है इस देश में, उसका नाम है सलमान खान। उसने बंबई में 20 लोगों को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचलकर मार डाला है। छुट्टा सांड की तरह से वो इस देश में घूमता रहता है। पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। न्याय व्यवस्था के मुंह पर वो तमाचा मारता है। कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस की भरमार है जिनमें सलमान को बहुत बुरा भला कहा गया है, और अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो मेरे ख्याल में सलमान की इमेज को पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाएगा। सलमान खान को मैं हेट करने लायक भी नहीं समझता हूँ। उसको जितना भी मिला है सिर्फ दुआओं पे ही चल रहा है, लेकिन वो भगवान नहीं है। अगर ये सोचे कि वो खुदा बन गया तो दैट इज वेरी रॉन्ग। दुश्मन कंट्री के आर्टिस्ट लोगों को प्रमोट करता है। उसने इंडियन सिंगर्स के बड़े बड़े गाने जस्ट टू शो हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स पाकिस्तान, उनके गाने किससे गवाए? कबालों से गवाए, इससे गवाए, उससे गवाया। हिंदुस्तान में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो फेमस होना चाहते हैं, जिनको ये लगता है अगर कोई फेमस हो जाता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। नहीं भाई साहब, फेमस होने के जितने फायदे हैं नुकसान भी उतने ही ज्यादा है। समझ रहे हो? आर्यन खान बेंगलोर के किसी नाइट क्लब में गया था और वहां उसने ये इशारा कर दिया किसी की तरफ, जरा देख लीजिए। सिर्फ इतनी सी बात पर पुलिस केस हो गया है। अब बेंगलोर की पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आर्यन खान ने ऐसा क्यों किया, आर्यन खान ने किसकी तरफ ये इशारा किया, आर्यन खान ने किसकी बेइज्जती की। और अगर पुलिस को ऐसे सबूत मिल गए कि आर्यन ने किसी की बेइज्जती की थी, आर्यन ने पब्लिक की बेइज्जती की थी, तो फिर आर्यन के खिलाफ एक्शन होगा भाई साहब। देख रहे हो? और आप डेली ही सोशल मीडिया पर देखते हो, अपनी आंखों के सामने भी देखते होंगे, कोई भी किसी को लात घूंसे थप्पड़ मार देता है, कोई भी किसी को डंडों से पीट देता है और कोई केस नहीं होता, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो भाई साहब, फेमस होने के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। गोविंदा ने एक किसी बंदे को थप्पड़ मार दिया था, तकरीबन 7-8 साल तक गोविंदा को अदालत के चक्कर काटने पड़े थे। समझ रहे हो? फेमस होने के कितने नुकसान है समझ लीजिए। कसम रावण की SRK डंके की चोट पर कहा करता है कि भाई मैं तो शादियों में नाचता हूं, मैं तो लोगों की पार्टीज में जाकर नाचता हूं, मुझे इस तरह से पैसे कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो SRK इसी तरह से पैसे कमाने के लिए एक फंक्शन में गया, वहां पर डांस किया, और जिस लड़की के फंक्शन में गया उसने SRK से अपने सारे पैसों की वसूली कर ली भाई साहब, स्टेज पर ही। मेरे ख्याल में उस लड़की ने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर ली थी कि SRK ने हमसे बहुत ज्यादा पैसे तो लिए हैं, लेकिन ये सारे पैसे SRK से वसूलने हैं। तो उस लड़की ने स्टेज पर कैमरों के सामने ही SRK से कहा कि SRK आपको मेरे सामने यहां वैसे ही करके दिखाना होगा जैसे कि आप एड्स में किया करते हो, विमल पान मसाला, विमल खाओ, जुबा केसरी वगैरह वगैरह। SRK कहता रहा कि मैडम जी मैं यहाँ ये बात नहीं कह सकता, लेकिन लड़की इंसिस्ट करती रही कि नहीं आपको कहना पड़ेगा, आप आए हो तो आपको कहना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से बहुत भारी बेइज्जती के बाद SRK ने अपना पीछा छुड़ाया भाई साहब, लेकिन लड़की ने SRK की इतनी बेइज्जती की कि सारा पैसा वसूल लिया। उम्मीद करता हूं कि SRK आगे से किसी पार्टी में नहीं जाएगा, नहीं नाचेगा और इस तरह से अपनी बेइज्जती नहीं कराएगा। हर बार जब करता हूँ पैसे लेता हूँ, डार्लिंग पापा को कह देना तुम। गॉड ब्लेस यू। अच्छी बातें कराता हूँ यहाँ पे, थोड़ा जुबान कैसी करेंगे। अरे नहीं, बैन हो चुकी है, चीजें खराब हो जाएंगी, बिल्कुल गलत बातें मत करो, मेरे को भी बैन करोगे, खड़े यहाँ पे चुपचाप से। ऐसा यार मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी फैन हो कि विमल की फैन हो तुम?
एसआर के भाई, आपके पास बहुत पैसे हैं, अल्लाह ने आपको बहुत दिया है, तो खुदा के वास्ते आप पैसों के लिए इस तरह से अपनी बेइज्जती ना कराएं। दुनिया भर में आपको इतने लोग प्यार करते हैं तो आप उनको निराश ना करें। फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह के अपोजिट जो लड़की है उसकी एज है सिर्फ 18 साल, रणवीर की एज है तकरीबन 42, यानी कि रणवीर की और लड़की की एज में तकरीबन 24 साल का डिफरेंस है। और ये देखकर अजय देवगन की वाइफ काजोल भड़क उठी है। काजोल का कहना है कि ये बिल्कुल ही गलत है जो बॉलीवुड में हो रहा है। इस तरह से बूढ़े एक्टरों को इतनी यंग लड़कियों के साथ गुलछर्रे नहीं उड़ाने चाहिए, इतनी यंग लड़कियों के साथ रोमांस नहीं करना चाहिए, इतनी यंग लड़कियों को फिल्म में नहीं लेना चाहिए। अब ये अलग बात है कि काजोल मैडम ये बात रणवीर सिंह के लिए तो कह सकती है, अपने हस्बैंड के लिए नहीं कह सकती, क्योंकि उसका हस्बैंड भी यही सब किया करता है। लेकिन काजोल को बेचारी को चुप रहना पड़ता है, क्या करे, कुछ बोलेगी तो फिर पंगा हो जाएगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सैफ अली खान ने कुमार तौरानी साहब की एक फिल्म को एक दिन की शूटिंग करने के बाद छोड़ दिया है। और बॉलीवुड की ऐसी रिवायत है, ऐसा सिस्टम है कि तौरानी साहब सैफ अली खान का कुछ नहीं कर सकते। सैफ अली खान से जो नुकसान हुआ है वो पैसे भी नहीं ले सकते। सैफ ने ये कहकर फिल्म छोड़ी है कि जो उस फिल्म की डायरेक्टर है, यानी कि तौरानी साहब की जो बेटी है, उसको डायरेक्शन नहीं आता, इसलिए वो उस फिल्म को नहीं करना चाहता। तो जाहिर सी बात है रमेश तौरानी साहब को ये साबित करना होगा कि उनकी बेटी स्नेहा तौरानी एक बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है, उसको डायरेक्शन आता है। तो अब तौरानी साहब ने सैफ अली खान की जगह सन्नी कौशल को लिया है। सन्नी कौशल है विक्की कौशल का भाई, वही विक्की कौशल जो कैटरीना का ड्राइवर है। तो अब ये फिल्म बनेगी पुलकित सम्राट और सन्नी कौशल के साथ। अगर कोई आदमी ये प्रोजेक्ट लेकर रमेश तौरानी साहब के पास जाता तो रमेश तौरानी साहब इतना ज्ञान देते जिसकी कोई इंतहा नहीं। तौरानी साहब कम से कम आधे घंटे का लेक्चर देते इस प्रोजेक्ट पर। लेकिन यही प्रोजेक्ट तौरानी साहब ने बनाया है, यही फिल्म बन रही है जिसको डायरेक्ट करेगी तौरानी साहब की बेटी। यही वो फिल्म है जिसमें तौरानी साहब पैसे लगाएंगे। अब तौरानी साहब का वो ज्ञान कहां गया, कोई तौरानी साहब से जरूर पूछ लेना। मतलब कोई बावला भी ये कह सकता है कि फिल्म बनने से पहले ही डिजास्टर हो चुकी है, क्योंकि जो इस फिल्म में हीरो हैं बेचारे, उनकी फिल्म में तो उनके घर वाले भी नहीं देखते, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जाहिर सी बात है कौन देखने जाएगा फिल्म को, कोई नहीं। तो रमेश तौरानी साहब सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी का रेस्पेक्ट रखने के लिए इस फिल्म को बना रहे हैं। बॉलीवुड में एक डायरेक्टर है जो माल का बहुत बड़ा शौकीन है और इसका नाम है शकुन बत्रा। ये करण जौहर का दोस्त है, धर्मा के लिए फिल्में बनाया करता था। बहुत सालों से अब इसने कोई फिल्म नहीं बनाई है क्योंकि किसी एक्टर ने भी इसके साथ काम करने के लिए हामी नहीं भरी है। डायरेक्टर राजू हिरानी का एक बेटा है जिसका नाम है वीर हिरानी, और शकुन बत्रा ने अब ये बीड़ा उठाया है कि वो वीर हिरानी को एज एन एक्टर लॉन्च करेगा एक ओटीटी फिल्म में, थिएटरिकल फिल्म में नहीं भाई साहब, ओटीटी फिल्म में। अगर आपको याद हो तो आमिर खान के बेटे को भी यशराज ने एक ओटीटी फिल्म में ही लॉन्च किया था, और राजू हिरानी जो इतना बड़ा डायरेक्टर है भाई साहब, उसके बेटे को लॉन्च किया जा रहा है एक ओटीटी फिल्म में, क्योंकि राजू हिरानी अपने बेटे को लॉन्च करना ही नहीं चाहता। राजू हिरानी को अच्छी तरह पता है कि उसका बेटा हीरो नहीं बन सकता। राजू हिरानी बहुत ही होशियार आदमी है, वो अपने पैसे बेटे पर बर्बाद नहीं करेगा। तो शकुन बत्रा ने कहा कि भाई साहब थिएट्रिकल फिल्म तो मैं भी नहीं बना सकता, इतनी औकात तो मेरी भी नहीं है, लेकिन ओटीटी फिल्म में आपको लॉन्च करूंगा। मेरी तरफ से वीर को बहुत बहुत मुबारकबाद। कार्तिक आर्यन की एक फिल्म आ रही है तू मेरी मैं तेरा, जो 25 दिसंबर को रिलीज होगी, और इस फिल्म का एक गाना रिलीज कर दिया गया है। गाने के बोल हैं हम दोनों को, बहुत ही बड़े स्केल पे शूट किया गया है, बहुत ही कलरफुल गाना है और बहुत ही बढ़िया गाना है। ये गाना रिलीज होते ही सुपरहिट हो चुका है, क्योंकि अनन्या और कार्तिक दोनों ने ही इस गाने पर बहुत बढ़िया डांस किया है और लोकेशंस भी बहुत अच्छे हैं। जो कोरियोग्राफर है उसने भी बहुत अच्छा काम किया है। इससे पहले फिल्म का टीजर भी रिलीज किया गया था, वो भी बहुत बढ़िया है, और ये टीजर गाना देखकर मुझे लग रहा है कि ये फिल्म सुपरहिट होने वाली है। लेकिन जब फिल्म रिलीज होगी, रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि फिल्म कितनी अच्छी है या नहीं है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।